क्लास 10th के कुछ फॉर्मूला के बारे में और चैप्टर बचे हुए थे। जैसे अध्याय 9th है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो अध्याय 9 है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें दृष्टि रेखा की बात करें तो दृष्टि रेखा यानी प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। फिर देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण अगर कहें तो उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। अवनमन की अगर बात करें तो अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। अगर उन्नयन कोण की बात करें तो इस चित्र में आप समझ सकते हैं, ये आपका दर्शक है। दर्शक मतलब कोई आदमी रह सकता है देखने के लिए। यहाँ से अगर कोई वस्तु ऊपर में है उसको अगर देख रहा है तो क्षैतिज लाइन और ये जो देखने वाला दृष्टि रेखा है इसके बीच में जो कोण बना है वो उन्नयन कोण कहलाएगा। अब यहाँ पर है ये क्षैतिज स्तर है और ये दर्शक है ऊपर में, और नीचे कोई वस्तु है। ऊपर से अगर नीचे की तरफ देख रहा है और ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, इसके बीच में बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। कहने का मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन, अगर नीचे से यानी कि धरती से ऊपर की तरफ देख रहा है तो वो आपका उन्नयन कोण होगा। अब अगला चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त। वृत्त में सबसे पहले छेदक रेखा की बात करते हैं। छेदक रेखा क्या होता है? वृत्त के दो बिंदुओं को काटती है, दो बिंदुओं पर काटती है, उसे हम छेदक कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त को एक लाइन आके काट दिया तो इसको बीच से काटते हुए चले गया तो ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये आपका ए बी छेदक रेखा हो गया। अब हम बात करेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर काटती है या स्पर्श करती है, वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाती है। जैसे ये वृत्त है और इस वृत्त के एक बिंदु कोई भी बारी यानी कि एक बिंदु पर मतलब चलते हुए जा रहा है तो वो स्पर्श रेखा कहलाएंगे, और जिस बिंदु पर स्पर्श किया उसको हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। अब हम बात करेंगे अंतःवृत्त की। अंतःवृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है। अंतःवृत्त यानी वृत्त अंदर में रहेगा और इसके बाहर जो है स्पर्श करते हुए वृत्त बनेगा, जैसा कि इस आकृति में आप देख सकते हैं। ये आपका अंतःवृत्त कहलाएगा। आगे है, इसको भी याद रखना है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती है, अर्थात पी ए बराबर पी बी। कहने का मतलब कोई एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक कोई बिंदु है पी, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? दो, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी वो समान होगी, यानी ए पी बराबर हो जाएगा पी बी। अगला है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी ये वृत्त है और वृत्त की ये त्रिज्या है और त्रिज्या वाली जो बिंदु है बारी, यहाँ से स्पर्श रेखा पर जाने वाली ये जो है लंब हो जाता है। तो वही आपको याद रखना है। पर मैं वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी उल्टा टी इस तरह से बनाएगा जैसे इस आकृति में आप देख सकते हैं। अगला है, दो वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं उन पर चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये दो वृत्त है, दोनों आपस में नहीं सट रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक तो यहाँ पर उभयनिष्ठ यानी दोनों से होते हुए, एक नीचे
2, इधर एक 3, इधर एक 4, यानी कि दो वृत्त एक दूसरे को अगर स्पर्श नहीं करता है तो उन पर 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब है कि बाह्य स्पर्शी वृत्त पर 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कहने का मतलब दो वृत्त है, दोनों एक दूसरे को बाहरी बिंदु से बाहरी तरफ से स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर 3 उभयनिष्ठ, एक ऊपर एक नीचे एक बीच से, यानी कि 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है दोनों वृत्त से होते हुए। अब है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होता है, यानी कि ये आपका वृत्त है, इसके अंदर ये चतुर्भुज बना हुआ है, ए बी सी डी, और सम्मुख कोण यानी कि ए जो है वो सी के सम्मुख होगा और इन दोनों का योग 180 डिग्री। उसी तरह बी और डी ये दोनों एक दूसरे के, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अब अगला चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है अध्याय 12 और इसका फॉर्मूला पे ध्यान दें तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है ये चैप्टर का नाम। इसमें वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो सबसे पहले हम वृत्त की परिधि की बात करते हैं। वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2πr और पाई का मान याद रखिएगा 22/7। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अगर व्यास निकालना हो तो 2 गुना r यानी 2 गुना त्रिज्या, और इस वृत्त में ए बी क्या है, व्यास है, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, ओ बी और ओ ए दोनों आपस में बराबर है और त्रिज्या ओ ए भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है। आर हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है और या 3.14। अब आगे है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड किसे कहेंगे, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे ये आपका वृत्त है, इसका एक केंद्र है, यहाँ से दो त्रिज्या खींचा हुआ है और इसके अंदर का जो ये क्षेत्र है ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। और ये त्रिज्यखंड इसमें दो तरह के हो जाते हैं, एक बाहर में जो कि बड़ा वाला क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, ये वाला बड़ा क्षेत्र उसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे, और ये जो अंदर वाला ये वाला जो त्रिज्यखंड है छोटा वाला उसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। तो यहाँ पर ओ ए ओ बी ये वाला त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है और वो थीटा कहलाता है। अब है वृत्तखंड। वृत्तखंड की अगर बात करें तो वृत्तखंड में वृत्त की जीवा तथा चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, ये आपका जीवा है और ए पी बी ये आपका लघु वृत्तखंड है और ये वाला जो बाहर वाला ये वाला क्षेत्र है ये आपका दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, जिसको ए क्यू बी ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है। अगला फॉर्मूला पे ध्यान देना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो θ/360 डिग्री गुना πr²। अगर चाप की लंबाई की बात करें तो चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 डिग्री गुना 2πr। वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, ए पी बी का क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा, θ/360 डिग्री गुना πr² घटा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 डिग्री घटा 1/2 r² sin थीटा।
अगर हम दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो पाई आर स्क्वायर घटा लघु वृत्त खंड APB का क्षेत्रफल, इसको घटा दीजिएगा तो आपको दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम अध्याय 13 पे आते हैं। अध्याय 13 पे आते हैं तो वो अध्याय 13 में है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। ठोस की अगर बात करें, आधारभूत आकृतियाँ घनाभ, घन, शंकु, बेलन, गोला वे वस्तुएं जिनकी आकार और माप निश्चित होती है वो आपका ठोस कहलाती है। ठोस में पहला आ जाता है घनाभ, जिनके फलक आयताकार होते हैं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ के विकर्ण की लंबाई अगर पूछे तो वो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H, जहाँ L क्या है लंबाई है, H क्या है चौड़ाई है और उसके बाद H क्या है ऊंचाई है। तो ये था घनाभ से रिलेटेड फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे घन की। तो घन में अगर बात करें तो घन के सभी फलक जो होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, जैसे यहाँ पर आकृति में आप देख सकते हैं, और एक भुजा A होता है। तो घन का आयतन होता है A क्यूब मतलब भुजा क्यूब। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 6A स्क्वायर होगा। घन के विकर्ण की लंबाई पूछेगा तो √3A होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो वो 4A स्क्वायर होता है और A बराबर होता है एक भुजा। A क्या होता है भुजा। अब हम बात करेंगे बेलन की। बेलन की अगर बात करें तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार की परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है, यानी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब बेलन का आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम बात करेंगे शंकु की। तो शंकु में अगर देखें तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पूछेगा तो वो पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो वो पाई आर होता है। शंकु की आकृति आप इस तरह से बना सकते हैं। ये आपका शंकु, ये ऊंचाई होता है सीधी ऊंचाई, ये होता है तिरछी ऊंचाई, इसको L बोलते हैं, इसको हम H बोलेंगे। नीचे में आपका त्रिज्या हो जाएगा। तो शंकु के आधार आपका वृत्ताकार होता है इसलिए पाई आर स्क्वायर होगा। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होगा। शंकु के आधार की परिधि अगर पूछें तो 2 पाई आर होगा, क्योंकि शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है इसलिए 2 पाई आर होगा परिधि। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको अगर दूसरा फॉर्मूला लिखें तो इसी से कॉमन लेंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। शंकु का आयतन की अगर बात करें तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल क्या है तिर्यक ऊंचाई है यानी तिरछी ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई। एच क्या है ऊंचाई है सीधी ऊंचाई, ये वाला। उसके बाद आर क्या है तो त्रिज्या है। एक और एल अगर निकालना हो यानी तिर्यक ऊंचाई तो उसका फॉर्मूला एक होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम गोला की बात करते हैं। गोला की अगर बात करें तो गोला में जैसे कंचे की गोली यानी कांच की गोली, जो गोली होता है, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब गोला कहलाते हैं। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछे तो वो भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ये गोले का आयतन होता है। अब हम अर्धगोले की बात करते हैं। अर्धगोले की बात करें तो गोले के 2 समान भाग में से प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। कहने का मतलब है कोई गोला है, उसको अगर बीच से काट दें तो इस तरह से कटोरा बन जाता है
और ये कोटरा बनने के बाद और ये अर्धगोला कहलाएगा, ये आपका अर्धगोला कहलाएगा। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर चेंज हो जाएगा, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। इसलिए आपको याद रखना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले की आयतन की अगर बात करें तो अर्धगोले की आयतन जो होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब हम बात करेंगे शंकु, लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के बारे में। तो लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक की अगर बात करें तो ये छिन्नक क्या होता है, शंकु, जैसे ये शंकु है आपका, शंकु है और शंकु को नीचे से यहाँ से काट देंगे तो आपका हो जाएगा, अगर इसको काट देते हैं इस तरह से तो आपका ये बाल्टी जैसा बन जाएगा। और ये बाल्टी जो है आपका, ये जो बाल्टी है आपका, ये आपका छिन्नक है। और इस छिन्नक का आयतन अगर पूछे यानी बाल्टी का आयतन तो 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, क्योंकि ऊपर में बड़ी एक त्रिज्या ऊपर एक त्रिज्या नीचे, ऊपर भी अलग त्रिज्या नीचे भी अलग त्रिज्या, छोटा बड़ा करके, इसीलिए इसका 2 त्रिज्या हो जाते हैं। और छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो पाई L इंटू R1 प्लस R2। उसके बाद शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई की अगर बात करें तो वो होता है √H² प्लस R1 घटा R2 का होल स्क्वायर पर रूट। एक तो और छूट गया यहाँ, शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो पाई R² यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल, फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है छिन्नक का पाई L इंटू R1 प्लस R2, सबको जोड़ देंगे तो आपका शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी। अगला चैप्टर में आता है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में सबसे पहले आंकड़े यानी डाटा की बात करेंगे। डाटा 2 तरह के होते हैं आंकड़े, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा, एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा। एक अवर्गीकृत आंकड़ा, एक वर्गीकृत आंकड़ा। और ये अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा ये केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाता है। और केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 रूप हैं। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 चीज़ रखते हैं, एक होता है माध्य, एक बहुलक और माध्यिका। परीक्षा में पूछ भी देता है केंद्रीय प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन है, तो माध्य, बहुलक और माध्यिका या माध्यक बोलेंगे, ये सभी हो जाएंगे। अब माध्य की बात करें तो दिए गए आंकड़े के कुल प्रेक्षणों के योगफल एवं प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य या औसत ज्ञात कहते हैं। अब यह माध्य बराबर फॉर्मूला होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, माध्य बराबर सिग्मा FI/XI बटा सिग्मा FI। बहुलक की अगर बात करें तो बहुलक प्रेक्षणों का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है। और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए एक बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 घटा F0 बटे 2F1 घटा F0 घटा F2 इंटू H होता है। अब यहाँ पर L क्या है, तो L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H क्या है वर्गमाप, F क्या है F0 तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 क्या है तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, F1 क्या है तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। इस पे सवाल भी पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स का भी पूछ देता है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना, ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
माध्य की। तो माध्य में अगर हम देखें तो माध्य जो है आपका माध्यक की अगर बात करें तो माध्यक में मीडियन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रेक्षणों का वह मान जो प्रेक्षणों में सबसे बीच का है, इसके लिए प्रेक्षणों के मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सजाना होगा। इसमें अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए दो फॉर्मूला होता है। यदि प्रेक्षणों की कुल संख्या अगर विषम है तो उसके लिए माध्यक बराबर होगा n+1/2 प्रेक्षण यानी पद। उसके बाद यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है तो उसके लिए माध्यक बराबर हो जाएगा n/2 पद और n/2 + 1 पद का माध्य यानी औसत निकालना है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक जो होता है वो होता है माध्यक बराबर L + n/2 - CF/H गुना H। अब यहाँ पर L क्या है? तो L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। उसके बाद CF क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता है। F क्या है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। H क्या है? तो वो है वर्ग माप। इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बनता है। और एक माध्यक एक और फॉर्मूला है यहाँ पर 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक + 2 माध्य। अगर यहाँ से आपको बहुलक अगर निकालना है, बहुलक अगर निकालना है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा 3 माध्यक घटा 2 माध्य ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा बहुलक बराबर। तो आपको इससे बहुत सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य। बहुलक बराबर निकालेंगे तो 3 माध्यक घटा 2 माध्य हो जाएगा आपका आंसर। अब हम बात करेंगे प्रायिकता की। तो प्रायिकता में अगर हम बात करें तो प्रायिकता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ये लास्ट चैप्टर है। प्रायिकता क्या होता है? तो प्रेक्षणों में लाए गए परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब यहाँ ऋणात्मक मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी कि -1 -0.5 अगर इस तरह से दिया तो ये आपका प्रायिकता नहीं होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, यानी कि 0 छोटा या बराबर P/E और P/E छोटा या बराबर किससे? 1 से, यानी कि 0 और 1 के बीच में होता है किसी भी घटना की प्रायिकता। जैसे 1/2 ये प्रायिकता है, 0.3 ये भी प्रायिकता है, 5/7 ये भी प्रायिकता है। अब है किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। जैसे 1.5 लिख दिया, ये प्रायिकता नहीं होगी। और 3/2 यानी कि ऊपर ज़्यादा नीचे कम है तो ये भी आपका प्रायिकता नहीं होगी। 7 भी देखिए बटे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसलिए ये भी आपका प्रायिकता नहीं होगी। ये प्रायिकता नहीं है और ये प्रायिकता है। अब हम बात करेंगे किसी एक प्रयोग के सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है और किसी घटना के घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर होगा 1, यानी कि P/E + P/E बराबर होता है 1। अगर इसमें P/E निकालना है तो 1 घटा P/E लिख दीजिएगा। इसको इधर लेके इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब आगे है आपका
एक सिक्कों के लिए सभी संभावित परिणाम क्या होगा, तो वो हैगा 2। 2 सिक्कों के लिए सभी संभावित परिणाम होंगे 4। एच एच, एच टी, टी टी, एच टी एच, ये सब 2 सिक्कों के लिए संभावित परिणाम 4 होंगे। 3 सिक्कों के लिए अगर बात करें तो वो परिणामों की संख्या आपका 8 होगा। तो ये है आपका एच एच एच, एच एच टी, उसके बाद एच टी एच, एच टी टी, उसके बाद है टी टी एच, टी टी एच, यहाँ टी 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 होगा, टी एच टी और टी एच एच। ये टोटल 3 सिक्कों के लिए सभी संभावित परिणाम आपके 8 होंगे। अब हम बात करेंगे पासा की। अगर एक पासा की बात करें तो एक पासा के सभी संभावित परिणाम जो होंगे वो 6 होंगे। 6 क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। ये है आपका पासा, देख सकते हैं। उसके बाद 2 पासों के लिए सभी संभावित परिणाम जो होंगे वो आपके होंगे 6, यानी 36 होंगे टोटल। और ये 3600 परिणाम यहाँ पर हम लिख के दे दिए हैं। ये सभी टोटल 36 परिणाम हैं और ये 3600 परिणाम आप यहाँ देख सकते हैं। तो 2 पासों के लिए सभी संभावित परिणाम कितने होंगे, 36 होंगे। अब है ताशों की बात करते हैं। ताश की बात करें जिसको इंग्लिश में कार्ड बोलते हैं, तो ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं जो 4 समूह में बटे होते हैं और प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। ये 4 समूह कौन कौन है, हुकुम है, पान है, ईंट है, चिड़ी है, ये सब है। चिड़ी एवं हुकुम काले रंग के होते हैं तथा पान और ईंट लाल रंग के होते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक समूह के पत्ते इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दहला, 9 10 8 7 6 5 4 3 और 2 होते हैं। ये सभी 13 प्रकार के पत्ते हैं। और इसमें से बादशाह, बेगम, गुलाम वाले पत्ते जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं, यानी तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, यानी कहलाते हैं। ये था टोटल किसके लिए, टोटल फॉर्मूला था। कुछ उधर बीच में एक चैप्टर छूट गया, उसको बाद में बता रहे हैं। अभी इतना तो समझ लीजिए और अच्छे से याद करने का प्रयास कीजिए।